हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 मई 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि दानिश पोर्ट को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को लेकर के। तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व हमारे इंडिया के उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है और इसको 2002 को इसको नोटिफाई किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस तरीके से 1 अप्रैल 1973 को टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर एस्टेब्लिश किया गया था, स्टार्ट किया गया था। और इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर जो है वो टाइगर रिजर्व हमारे इंडिया के अलग अलग एरिया में जो है वो एस्टेब्लिश किए गए। उसी तरीके से एलिफेंट की पॉपुलेशन को रेगुलेट कंजर्व करने के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया। और इस प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर ही जो है वो एलिफेंट रिजर्व हमारे इंडिया के अलग अलग एरिया में एस्टेब्लिश किए गए थे। जो एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है उसकी काउंटिंग जो है वो एवरी 5 ईयर में देखने को मिलती है। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि टाइगर की पॉपुलेशन की जो काउंटिंग है वो कितने साल में होती है। ओके, ये कमेंट बॉक्स में आप बता दोगे। ये जो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है इसके पास में ही एक इंपॉर्टेंट एलिफेंट कॉरिडोर भी लोकेटेड है। उसका नाम आपको पता होना चाहिए, नाम है कांसारो बारकोट एलिफेंट कॉरिडोर। अभी एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है कि मान लो दो बड़े बड़े एरिया है जहां पर एलिफेंट की पॉपुलेशन पाई जाती है, तो इन दोनों एरिया को कनेक्ट करने के लिए एक कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा जहां पर जो है जो भी इंपॉर्टेंट वेजिटेशन, ताकि एलिफेंट जो है वो यहाँ से यहाँ पर आ सके। अब पहले मानो कि एलिफेंट को यहाँ पर रहने के लिए सिर्फ इतना एरिया मिल रहा था। अब एलिफेंट को इस कॉरिडोर के थ्रू वो इस एरिया में भी जा सकता है, मतलब एक वास्ट एरिया जो है हैबिटेट के रूप में उनके लिए डेवलप हो जाएगा। हमारे इंडिया में जो भी मोस्ट डेंसिटी जहां पर देखने को मिलती है एलिफेंट की, उनमें से ये भी एक एरिया है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। यहाँ पर भी डेंसिटी जो है वो अच्छी पाई जाती है एलिफेंट पॉपुलेशन की। ये जो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है इसमें कुछ पार्ट जो है वो आता है राजाजी नेशनल पार्क का और कुछ पार्ट आता है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर पार्लियामेंट को लेकर के देखो 28 मई को हमारे इंडिया का जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बना है उसका इनॉग्रेशन होगा और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे। हालांकि अपोजिशन पार्टी जो है वो इसका अपोज कर रही है इस चीज़ को लेकर के। उनका ये बोलना है कि प्रेसिडेंट जो है उनको उनके द्वारा पार्लियामेंट की ओपनिंग इनॉग्रेशन जो है वो होना चाहिए। पहले की जो बिल्डिंग थी वो 1927 में कंप्लीट हुई थी, मतलब कुछ ही सालों में लगभग 100 ईयर्स जो है उस बिल्डिंग ने कंप्लीट किए। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जब इनॉग्रेशन होगा उसी टाइम में सेनगोल क्या है कि 1947 15 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिशर्स ने हम इंडिया को अपनी पावर दी थी, तो हमारे इंडिया के उस टाइम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, उनको जो है उन्होंने सेनगोल दिया था। इस सेनगोल को आप इस तरीके से समझिए, यहाँ पर हम इमेज के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो इमेज है वो ब्रिटिशर्स के थ्रू जो है वो हमें दी गई थी, मतलब ये जो है वो हमें सौंपा गया कि ये जो इंडिया की जो पावर है वो हम आपको देते हैं। तो अब ये डिसीजन लिया गया है कि ये जो भी ये एक तरीके से मोमेंटो टाइप जो है, इसको लोकसभा में जो स्पीकर का जो पोडियम है उसके बगल में जो है इसको रखा जाएगा। मतलब एक तरीके से ये इस बात को शो करता है कि ब्रिटिशर्स ने कंप्लीट पावर जो है वो इंडिया को देती थी। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो इस चीज को लेकर के ये जो प्रोसीजर हुआ इसको लेकर के जो है वो एक डांसर है पद्म सुब्रमण्यम, उन्होंने जो है वो एक लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, और उन्होंने इसके बारे में बताया था कि किस तरीके से इसको भी रखा जा सकता है। ये जो बनाया गया था इसमें अगर हम बात करें तो चेन्नई के कुछ डायमंड मर्चेंट हैं, उन्होंने इसको कंप्लीट किया गया था, और उनकी फैमिली के जो ओल्ड मेंबर हैं उनको भी इनॉग्रेशन के टाइम में हमारे इंडिया में इनवाइट किया गया है। अब देखो, जब चोला एम्पायर जो था उसमें
इस तरीके से जब एक किंग से दूसरे किंग में पावर को ट्रांसफर किया जाता था, मतलब जो आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको जो पावर दी जाती थी, एज ए कोरोनेशन उनका किया जाता था, तो उनको भी ये सिंबल जो है वो दिया जाता था। ओके, तो ये बेसिक बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि सेनगोल क्या है और किन्होंने इसको बनाया था। चेन्नई के कुछ मर्चेंटाइज से, डायमंड मर्चेंटाइज, उन्होंने इसको बनाने में हेल्प की थी। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें जो है वो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया की विजिट पर, वहाँ पर दोनों ही कंट्री के बीच में इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ। ट्रेड रिलेशन, कॉमर्स को लेकर के इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे इंडिया ने फोकस किया है कि वहाँ पर हम एक कॉन्सुलेट जो है वो ओपन करेंगे, जिसको लेकर के काफ़ी लंबे टाइम से डिमांड वहाँ पर की जा रही थी। ओके, और ब्रिस्बेन में एक कॉन्सुलेट जो है वो ओपन किया जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई कॉन्सुलेट होता क्या है, व्हाट इज कॉन्सुलेट। तो देखो, अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, आप समझिए कि मान लो दो कंट्री के बीच में रिलेशन है, जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इंडिया जो है वो अपनी तरफ से एक ऑफिस जो है वो इन कंट्री में खोलेगा और उसको बोला जाता है एम्बेसी, और इसका जो हेड होता है उसको बोलते हैं एम्बेसडर। ओके, अब लेकिन कोई भी जो कंट्री होता है उसके अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज होती हैं, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन अलग अलग कंट्री में, जैसे कनाडा में, यूएसए में, तो वहाँ पर जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, वो डिमांड करता है कि हमारे एरिया में भी आप जो है वो कॉन्सुलेट खोलिए। मतलब एम्बेसी, किसी भी कंट्री में किसी भी कंट्री की एम्बेसी जो है वो एक होती है, और एम्बेसी के जो सब पार्ट होते हैं, मान लो इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया जो है उसके अलग अलग जो इंपॉर्टेंट सिटीज है, जैसे कि कुछ एक फाइनेंशियल कैपिटल होगी, कुछ टूरिस्ट एरिया होंगे, कुछ लार्ज सिटीज होंगी, तो वहां पर एक सब पार्ट के रूप में कॉन्सुलेट जो है वो ओपन किया जाता है। मतलब एम्बेसी जो है वो एक होती है और कॉन्सुलेट जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई कि ये उसके कुछ जो ब्रिस्बेन वाला जो एरिया है वहाँ पर डिमांड की जा रही थी काफ़ी लंबे टाइम से कि आप यहाँ पर कॉन्सुलेट खोलिए, क्योंकि वहाँ पर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रहती होगी। ओके, तो उनके जो भी इश्यूज है उनको ईजिली जो है वो टैकल किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बताया है कि जो सऊदी अरेबिया है वो किस तरीके से अरब नेशन में पावर को दोबारा से अपने हाथ में कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी क्या हुआ है, जेदा में 32nd अरब लीग समिट जो है वो यहाँ पर की गई। 12 ईयर्स के बाद में 22nd अरब स्टेट जो हैं उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जिनमें से 17 जो हैं उनको हेड ऑफ स्टेट या फिर गवर्नमेंट लेवल जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अरब नेशन जो है उसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है वेस्ट एशिया वाला रीजन, और ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न और ईस्टर्न वाला पार्ट, और ये जो कोमरोस है वो भी इसमें आता है। ओके, तो ये सारे रीजन जो है वो अरब नेशन के पार्ट हैं, अरब। तो इन कंट्रीज के बारे में हमने देख लिया कि कौन कौन से कंट्री जो हैं वो अरब लीग में, अरब नेशंस में आते हैं। तो इनके जो भी हेड है वो यहाँ पर शामिल हुए, और इसमें मेनली किस बात के ऊपर फोकस किया गया कि किस तरीके से जो अरब नेशन में अलग अलग एरिया में इशू देखने को मिल रहे हैं उनको हम किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर फिलिस्तीन वाला जो इशू है इजराइल के साथ में उसको लेकर के भी डिस्कशन किया गया। ईरान के साथ में जो इशू है उनको लेकर के भी डिस्कशन किया गया। हालांकि यहाँ पर जो डिस्कशन है उसमें सऊदी अरेबिया अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर यूएस के इंटरवीन के बिना जो है वो कोशिश की जा रही है, मतलब अपने लेवल पर ही ये कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम डिस्कस करें तो देखो, इंडिया जो है उसके रिलेशन वैसे तो बेहतरीन है, लेकिन हमें और कोशिश करनी चाहिए बायलेटरल लेवल पर भी, और यहाँ पर अरब लीग, अरब नेशंस को लेकर के जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनके लेवल पर भी हमें कोशिश की जानी चाहिए कि हमारे जो रिलेशन है वो और बेहतरीन बन सके। ओके, और जब से देखो ये रिलेशन सऊदी अरेबिया के जो ये रिलेशन बेहतरीन हुए हैं और अरब नेशंस के साथ में उन्होंने जो कनेक्टिविटी और मैच्योरिटी लेवल पर वो लेकर के गए हैं, तब से जो सऊदी अरेबिया है उसका जो भी एक आउटपुट है, चाहे आप ट्रेड के रूप पर ले लो, कॉमर्स के रूप में ले लो, वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि किस तरीके से
जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट जो है वो अलग अलग कंट्री में कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हुए हैं और अभी यूएसए में एक केस में एक रिजल्ट सुनाया गया जहां पर जो है वो क्रिएटिविटी जो है उसको प्रायोरिटी दी गई है। ओके, और कॉपीराइट का एक अलग ही यहाँ पर रिजल्ट जो है वो देखने को मिला है। तो कॉपीराइट होता क्या है? कॉपीराइट लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता है किसी भी वर्क को ऑफ डाइवर्स आर्टिस्ट एंड प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट फॉर आर्टिस्ट ओवर दियर क्रिएटिव आउटपुट। मतलब कोई प्रोडक्ट आपने बनाया उसके ऊपर आपको एक राइट देता है, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बोली गई कि अगर उस कंटेंट का आप कोई इकोनॉमिक लेवल पर यूज नहीं कर रहे, एक फेयर यूज कर रहे हो, तो आप कॉपीराइट को एक तरीके से इन्फ्रिंज नहीं करते हो। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है, और इम्पोर्टेंट बात इसलिए बोली गई कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है उसको लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट पिटीशन डाली गई। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को लेकर के देखो, इससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी, कोर्ट ने ये कमेटी बनाई थी, सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन, और इसको हेड किया था पीवी रेड्डी। और साथ ही साथ में देखो यहाँ पर आर बसंत एक सीनियर एडवोकेट भी इसमें मेंबर थे। तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, और रिकमेंडेशन में ये बोला था कि जुडिशरी जो है वो अपने ऊपर कुछ खर्चा करने के लिए उसके पास में इंडिपेंडेंस होना चाहिए। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे जो है वो डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, तभी जाकर के जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो और अच्छे लेवल पर मेंटेन की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि देखो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम केसेज की संख्या की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में केसेज को सुना जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो उनकी इंडिपेंडेंस मेंटेन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में अगर हम बात करें, देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम में रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए, एग्जीक्यूटिव को इम्प्लीमेंटेशन की पावर दे दी गई, लेजिस्लेचर को लॉ बनाने की पावर दी गई। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इसका मिसयूज करने लगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब इस बात के ऊपर फोकस नहीं किया गया कि जो हम पावर दे रहे हैं आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर, इसको जो है वो गवर्नमेंट अपने लेवल पर, कोई भी जो गवर्नमेंट आएगी वो अपने लेवल पर इसका यूज करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन को अपने लेवल पर अमेंड कर पाएगी। तो फिर इसको लेकर के टाइम टू टाइम अलग अलग केसेज में इसको लेकर के सुनवाई की गई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1951 में एक केस आया था जिसको बोलते हैं शंकरी प्रसाद केस। इस केस में जो है वैसे पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंडमेंट की उसको ही रेगुलेट किया गया। उसके बाद में 1965 में सज्जन सिंह केस आया वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। वहां पर भी जो गवर्नमेंट की जो पावर है, पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको रेगुलेट किया गया। उसके बाद में 1967 में गोलकनाथ केस जो है उसमें सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर टर्म का यूज किया गया था कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता। और फिर 1973 में जो केस हुआ, और उस केस का नाम तो आप सभी को पता होगा, केशवानंद भारती केस। ओके, तो केशवानंद भारती केस जो है इसको 50 इयर्स कंप्लीट हुए, तो इसलिए ये भी न्यूज में बन जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर भी न्यूज में बन जाता है, और इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो न्यूज में बन जाती हैं। तो 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि पावर तो है पार्लियामेंट के पास में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं उनको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर ये नहीं है कि कुछ लिस्ट जो है वो तो जुडिशरी ने उस टाइम दे दी, लेकिन टाइम के साथ में अलग अलग केसेज में जुडिशरी ने बोला कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का जो क्राइटेरिया जो है वो केस टू केस बेसिस पर इवोल्व होता गया। ओके, तो ये बेसिक बातें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसको बोला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये हमने सेनेगल के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो डिस्कस कर ही ली हैं, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर देखो ग्लोबल बॉडी जो है उन्होंने एनएचआरसी को, जो हमारे यहाँ पर जो उनको मान्यता दे रखी थी, जो रैंकिंग दी जाती थी एनएचआरसी को, ए ग्रेड जो दी जा रही थी, इसको लेकर के अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है, एनजीओ जो है, उन्होंने क्वेश्चन किया, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्रिश्चियन सॉलिडेरिटी वर्ल्ड वाइड, फ्रंट लाइन डिफेंडर्स और ह्यूमन राइट्स वॉच, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर टू GANHRI।
ओके तो ये सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में आप बेसिक बातें डिस्कस करोगे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है। और देखो न्यूज़पेपर जो है ना वो हम रीड करते हैं, हमने बहुत सारे टॉपर से सुना हुआ है कि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस रीडिंग का रिजल्ट तभी निकल करके आता है जब उस न्यूज़पेपर में जो भी आउटपुट है उन सबको हम रीड करें, एक रजिस्टर मेंटेन करें जिसमें वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लिखते रहें, तभी जा करके उसका रिजल्ट वो न्यूज़ वो इंफॉर्मेशन हमारे काम आएगी। डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर रीड करो और उसका कुछ यूज़ मत करो, फिर कोई मतलब नहीं है। तो हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव में बेसिक चार्ज 99 रुपीज़ जो है वो आपके लिए रखा जाएगा पर मंथ चार्जेस। और आप हमें सजेशन भी दे सकते हो अगर आपको लगता है कि हम उसके चार्जेस थोड़े कम करें या फिर जो चार्जेस हमने फिक्स किए हैं 99 रुपीज़ वो सही है कि नहीं है। देखो कोई भी जब इनिशिएटिव स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ रिसोर्सेज लगते हैं, तो मिनिमम रिसोर्सेज जैसे कि कुछ हमारी टीम होती है जो उसके लिए वर्क करेगी, रिसर्च करेगी, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको लिखा जाएगा। और जहाँ पर भी लगता है कि आपको रिटर्न में नोट्स मिलने चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स भी उस टॉपिक के दिए जाएंगे, और जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको इंक्लूड किया जाएगा। तो न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है वो कहाँ पर आपके लिए प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट, कहाँ पर मेंस में आप ऐसे में कहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हो, एथिक्स में कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जीएस पेपर्स में कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ये सारी बातें जो हैं वो आपको समझाई जाएगी इस इनिशिएटिव में। मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू ही आपका 60-70 पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। और आप हर साल का जो भी यूपीएससी का पेपर आप देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली करंट अफेयर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। मतलब करंट अफेयर में कुछ चीज न्यूज में रही, फिर उसको स्टैटिक पार्ट, जैसे कि अभी हमने देखा कि पार्लियामेंट में जो ये पावर ट्रांसफर करने का जो सेंगुल है इसको यूज किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि ऐसा चोला एम्पायर में किया जाता था, अब चोला एम्पायर में इसको लेकर के ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसी तरीके की जो टर्म्स होती है ना उनको लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है और वो ही हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाती है। ओके तो इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन जो है उन सबको लेकर के क्वेश्चन जो है वो आपको बताए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि आप इसको जो है वो कहाँ पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, हमारे इंडिया का एनएचआरसी जो है वो 1993 में बनाया गया और इसमें क्या किया गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में इसको 1999 से मतलब 1999 से इंडिया को ए रैंकिंग मिल रही है और हर 5 साल में इसका रिव्यू होता है। इंडिया ने 2006, 2011 और 2018 हमेशा से इंडिया को ए रैंकिंग मिली है, लेकिन अब इन ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि भाई इंडिया के एनएचआरसी को ए रैंकिंग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऐसा इन्होंने एलिगेशन लगाया है। राइट्स का जो सिक्योरिटी होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है, तो ये सब कुछ वायलेशन देखने को मिल रहा है और जो कॉपरेशन देखने को मिलना चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसके बेसिस पर एनएचआरसी जो है इंडिया का उसको ए ग्रेड रैंकिंग नहीं दी जानी चाहिए। तो यूएन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन जो है, जो GANHRI जो है, उन्होंने ये जो एक्रीडिशन दिया गया था इंडिया को ए रैंकिंग उसको रोक दिया है। ओके तो ये GNHRI क्या है इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखो यहां पर हम देख लेते हैं GANHRI। ओके जिसको पहले GANHRI को जो है वो पहले इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता था। एक तरीके से ग्लोबल नेटवर्क है, आप इस तरीके से समझिए कि इस तरफ है यूएन और इस तरफ है अलग अलग कंट्री में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन, उनके बीच में ये कोऑपरेशन करने का काम करता है GANHRI। और जो भी ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो 1993 के जो पेरिस ऑब्जेक्टिव है, पेरिस ऑब्जेक्टिव जो है जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाए गए थे, उनको ये ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो जांच करने का काम करता है। टाइम टू टाइम इन नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन को रिव्यू करता है कि वो ह्यूमन राइट्स के इंस्टीट्यूशन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। ओके तो ये बेसिक बातें जो भी हैं वो हमने डिस्कस की। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके थैंक यू।